हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अजय भैया अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि हमारे चैनल पर 1 अगस्त से नवोदय विद्यालय की फ्री कोचिंग शुरू होने वाली है, जहां पर हम वीडियोस को रिकॉर्ड करके या फिर वीडियोस के माध्यम से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाने वाला है। और आज वो दिन आ चुका है, आज फाइनली 1 अगस्त हो चुकी है और आज हम शुरू करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की कोचिंग अपने इस चैनल पर। हमारे चैनल पर हर दिन नवोदय विद्यालय की कोचिंग अब करवाई जाएगी, हर दिन वीडियोस आएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो या फिर हिंदी के हो। पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर एकदम फ्री में करवाई जाएगी और मैं आपका अपना अजय भैया ये तैयारी करवाऊंगा पूरी की पूरी। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए थोड़ा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर बच्चों के माता पिता वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरे बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मैं अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्या क्वालिफिकेशंस है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को बहुत पहले ही पास कर चुका था। करंटली मैंने अभी 12th पास किया और बीए कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि संख्या और संख्या पद्धति जो हमारा नवोदय विद्यालय का पहला चैप्टर है, वो हम एकदम बारीकी से हमारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट बन जाए। मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो घंटे या फिर 2 घंटे की नहीं बनाऊंगा, मैं एक वीडियो 30 या फिर 40 मिनट का बनाऊंगा, ताकि बच्चे आराम से वीडियो को देख पाएंगे और वो बोर ना हो वीडियो को देखते देखते। तो आज से हमारी कोचिंग शुरू होने वाली है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो, उससे पहले मैं आपको वीडियो को शुरू कर देता हूं। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं अपनी खुद के नोट्स से पढ़ाऊंगा, जो मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर आप इनको नोट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये नोट्स आप देख लीजिए। 682 पेज की हमने पूरी की पूरी किताब मैंने पिछली बार लिखी थी, हैंड रिटन ये बुक है, आप देखेंगे। और इसी बुक से मैं पूरी की पूरे जो नवोदय विद्यालय का जो लेटेस्ट सिलेबस है मैंने अपनी इस बुक ब्रह्मास्त्र बुक में डाला है। आप देख रहे ये बुक नहीं है फिलहाल कोई ऐसे हमने पूरा हाथों से जब लिखते हो आप किसी बुक को तो आप एक खाली पेज पे लिखते हो, वैसे हमने इस बुक को तैयार किया था। अब हमने क्या किया है, ये जो 2 पेज आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी नवोदय की किताब है। और अगर आप इस किताब को लेना चाहते हो ब्रह्मास्त्र बुक को, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में ये किताब मिल जाएगी। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये किताब ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लिंक दिया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। अब हमारा जो पहला जो चैप्टर हम इसी किताब में से पढ़ने वाले हैं। मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं बच्चों, और थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर ले रहा हूं। उसके बाद हम अपना जो पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति एकदम शुरू करेंगे। बेसिक से पढ़ने वाले हैं सारी की सारी चीजें। बस आप कुर्सी की पेटी बांध लो, आप बोलेंगे अजय भैया मजा आ गया, आपने क्या चीज पढ़ा दी, बवाल चीज पढ़ा दी। पहली क्लास एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है। कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं। अब देखो, संख्या और संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर है नवोदय विद्यालय का। इस चैप्टर में से हर बार नवोदय के पेपर में 2 या फिर 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और 2 या 3 क्वेश्चन कितना मायने रखते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है पेपर को पास करवाने के लिए। तो हमारा चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझेंगे थोड़ा सा, इस चैप्टर का नाम इस तरीके से क्यों है, संख्या और संख्या पद्धति। देखिए, संख्या यहाँ पर और संख्या पद्धति जो है कुछ ज्यादा, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक ही चीज है। आप मान लीजिए कि हम जब भी कोई चीज को काउंट करते हैं या फिर जो भी चीजें हैं, जो भी गिनती हैं, वो क्या कहलाती है, वो सारी संख्याएं कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संख्या के बारे में यही बड़ा लॉजिक है। अब यहाँ पर संख्याओं के बारे में एक और इंपैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारी कई तरीके की संख्या होती है, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। हम उनको आगे स्टेप में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसको आगे कर ले रहा हूँ, जो मेरे के नोट्स हैं उनको मैं आगे पढ़ ले रहा हूँ। और जितने भी मैंने पॉइंट अपने नोट्स में कंप्लीट करवाए हैं वो कहीं आपको और किसी किताब में नहीं मिलने वाले हैं। तो पहले नंबर पर हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं। देखो, पहले नंबर पर हमारी क्या आती है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं। मैं सारी चीज आपको समझाऊंगा क्या आती है। प्राकृतिक संख्या, ओके। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आप इसके बारे में समझ लीजिए, थोड़ा लॉजिक क्या है प्राकृतिक संख्याओं का। मैं थोड़ा दूसरा मार्कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिए, ओके, ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों, वह संख्याएं, आप थोड़ा समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत जाएं, इनफाइनाइट, ठीक है। उनका कोई तोड़ नहीं होता, मतलब उनकी शुरू होने की संख्या तो उनको मालूम होती है कि वो शुरू कहां से हो रही है, वो हो रही है 1 से शुरू हो रही है, लेकिन वो अनंत जाती है। 1 2 3 4 5 90 लाख 90 करोड़ 90,000 करोड़ कितना भी है, इनफिनिट, उनका अंत हमको नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वे होती हैं, वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत जाएं। अनंत जाए का मतलब है इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि जो संख्याएं हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। मान लीजिए
जो संख्या है हमारी वो कैसे होती हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर आप 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके ये गोइंग ऑन है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ओके, कुछ तोड़ नहीं है इसका, ये इनफाइनाइट का निशान होता है। तो ये क्या है, अनंत जाती हैं, इनका नहीं, हमको शुरू होने की संख्या तो इनकी पता होती है कि जो संख्या है वो कहां से शुरू हो रही है, वो 1 से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बारे में एक चीज और आप जान लीजिए कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होकर अनंत जाती हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या है, अब आपको मैं क्वेश्चन का भी बता रहा हूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये नवोदय विद्यालय के पेपर में कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं कि बच्चे इसको समझ पाते हैं या फिर नहीं। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, वो है 1, ओके, क्योंकि शुरू हमारी कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। अगर पूछ लिया जाए कि नवोदय विद्यालय में अगर क्वेश्चन आ भी जाए, वैसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, कम चांसेस है कि इस तरीके से तो बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे क्या है भैया, 1 है, क्या है, 1 है, ओके। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी, अगर क्वेश्चन में आ जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अनंत है भैया, हमको नहीं पता कि कौन सी है, क्योंकि ये जाती है इनफाइनाइट, हमको इनका अंत नहीं मालूम है, हमको इनकी शुरुआत मालूम है, तो ये क्या है, अनंत है, अनंत होती है, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज है, मैंने तैयारी की थी, मैंने ऐसी तैयारी करी थी, मैंने ऐसे ही नवोदय के पेपर पास करे थे, ओके। तो ये सबसे बड़ी संख्या पूछी है, या तो अनंत होती है, कि अनंत होती है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में एक और फन फैक्ट है कि ये क्या है, हम जैसे हिंदी में आ ई उ वैसे पढ़ते हैं, वैसे ही संख्याएं शुरू होती हैं हमारी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बला 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 जो भी है, ये होती है भैया प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हम पढ़ेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके बारे में किस तरीके से, प्राकृतिक संख्याओं के भी कई पार्ट हैं, जैसे मैंने अपने यहाँ पर नोट्स में मेंशन कर रखे हैं, तो जानते हैं कि कौन से वो पार्ट्स हैं। अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, अब प्राकृतिक संख्याओं को निरूपण के लिए विभिन्न पद्धतियों में, संकेतों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरे को इसको इरेज करने दीजिए। अभी आपने ये तो समझ लिया होगा, मैं पूरा का पूरा बोर्ड अब कवर करने वाला हूँ पूरा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी मतलब इनको कैटेगरी में नहीं भाग किया गया, अब इसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं, अनंत जाती है, ये बात क्लियर है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, अनंत जाती है, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि वो अनंत जाती है, उनका अंत ही हमको किसी को नहीं मालूम है, ठीक है, आज तक किसी को नहीं मालूम है। शुरुआत पता है कहां से होती है, 1 से होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि जो संख्याएं हैं, कि संख्या जो आप देखेंगे कि हिंदी में हम कहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 वैसे ही काउंट करते हैं, वैसे ही कि हमको ये जो संख्याएं आप किन तरीकों से गिन सकते हो, कि कितने तरीकों से गिन सकते हो, तो इसके कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। अब आप थोड़ा समझेंगे, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला होता है हिंदी संकेत पद्धति। क्या होता है, हिंदी संकेत पद्धति, ओके। हिंदी संकेत पद्धति क्या होती है, आपने पढ़ा होगा पहले, जो यूपी में जो बच्चे हैं, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था सरकारी स्कूल में। हम क्या पढ़ते थे, आपने देखा होगा हिंदी संकेत पद्धति में जो संख्याएं किस तरीके से पढ़ी जाती है वो समझ लीजिए थोड़ा। हम पढ़ते थे, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। हम पढ़ते थे एक काई, एक काई। अब एक काई का मतलब होता था 1। हम पढ़ते थे 2 काई। क्या पढ़ते थे, 2 काई। अब 2 काई का मतलब होता था 2। हम पढ़ते थे 3 काई। 3 काई का मतलब होता था 3। हम पढ़ते थे 4 काई, तो 4 काई होती थी 4। तो ये होती है हमारी हिंदी संकेत पद्धति। भैया बढ़िया है ना, पढ़ते हुए मजा आ रहा है। ये होती है हमारी हिंदी संकेत पद्धति। अब हमारी दूसरी पद्धति क्या होती है, आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब आपको समझना है, दूसरी पद्धति होती है हिंदू अरबी संख्या पद्धति, ठीक है। हिंदू हम क्या लिखेंगे, हिंदू
अरबी संख्या पद्धति। थोड़ा समझेंगे इसके बारे में भी। अब देखो, अब हम जो संख्या हम पढ़ते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ये होती है हिंदी संख्या पद्धति, ठीक है। और हिंदू अरबी संख्या पद्धति हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई कितने रुपए दोगे, जैसे हमने अभी प्राकृतिक संख्या पढ़ा 1 2 3 4 5, ये सभी क्या आती है, ये हिंदी संख्या पद्धति में आती है। हम इनको लिखते कैसे हैं, हम देखो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। अब ये वाली चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये होती है हिंदू अरबी संख्या पद्धति। 1 लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट जो भी हम आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये होती है हिंदू अरबी संख्या पद्धति। ये बात क्लियर है। तीसरी हमारी पद्धति होती है, वो कौन सी होती है, इंग्लिश में आपने सुना होगा, इंग्लिश की क्या बोलते हैं, रोमन नंबर्स, ठीक है, रोमन संख्या पद्धति। अब वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तीसरी हमारी क्या होती है, रोमन संख्या पद्धति, ओके है। अब रोमन संख्या पद्धति कहां से शुरुआत होती है इसकी, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। इनको हम लिखते हैं, ये हमारी क्या हो गई, पहली हो गई, ये 2 हो गए, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए सॉरी ये 4 हो गए और ये हो गए 5। तो हम रोमन संख्या यानी कि ये जो रोमन संख्या है वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हुई हमारी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रोमन संख्या पद्धति होगी, तो ये संख्या है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चैट्स के थ्रू चार्ट बना के थोड़ा समझाऊंगा तो आपको बेटर रहेगा। देखिए हिंदी संख्या पद्धति में 1 इकाई, 2 इकाई आ जाती है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, सॉरी आप इसी से समझ लीजिए, क्योंकि चार्ट बनाऊंगा तो आपको और दिक्कत होगी। हिंदी संख्या पद्धति में 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई इस तरीके से संख्याओं को गिना जाता है। हिंदू अरबी संख्या पद्धति में हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 वैसे पढ़ते हैं, वैसे आ जाते हैं। रोमन संख्या पद्धति में इस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप अगर पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन सेट हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले ये जो संख्या है आपके बहुत काम आती है, इसलिए मैं इन संख्याओं को पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नवोदय में सिलेक्शन पास हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ा भी। अब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो मैंने आपको बताया। प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर कौन सी प्राकृतिक संख्या है हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 0 और उसके बाद हमने लिखा 1, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे नहीं है, क्या है, नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, 0 1 2 4। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से, इसमें से कौन सी जो संख्या है वो प्राकृतिक नहीं है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आप देखेंगे। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। क्या ये बात सही है? ये आपको अपने तरफ से देखना है। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में बनते नहीं है, लेकिन मैं आपके माइंड पे जोर डालने के लिए, आपको दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने जो बनाया है वो आखिरकार क्या सही हो सकता है। देखते हैं कि कौन बच्चा कर पाता है। ये थे प्राकृतिक संख्याओं का झमेला, ठीक है। अब भैया अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या बड़ी मजेदार संख्या होने वाली है, बहुत ही। अब देखो प्राकृतिक संख्या में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट था, इसको समझाना थोड़ा सा वैसा लग रहा था, लेकिन मजा इसमें भी आ रहा है। अब देखेंगे अगली संख्या हमारी क्या है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या हमारी खत्म हो चुकी है। अगला जो झमेला हमारा वो देखेंगे हम है, वो हमारा झमेला है पूर्ण संख्याओं का। इसका भी पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं अभी। क्या है? पूर्ण संख्या। यहां पर लिखता हूं, क्या है? पूर्ण संख्या है हमारी, हाँ ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा पूर्ण संख्या। ओके बच्चों, चलो पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखो पूर्ण संख्या होती है वह संख्या, एक मिनट बस, वह संख्या। अब देखो
अभी मैंने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत जाती हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत जाती हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट है। प्राकृतिक वो 1 से शुरू होती है, ये होती है 0 से शुरू होकर अनंत जाती हैं, अनंत जाती हैं। ये हो गई पूर्ण संख्या। अब हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इंफिनिट। ठीक है, ये क्या है कि वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत जाती है वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, क्वेश्चन बन जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ओके, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर सबसे बड़ी पूछ ली जाए, ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसका कारण है क्योंकि ये अनंत जाती है। ये हो गया भैया। चलो, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो आप इसके बारे में क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो मैंने अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर जैसे मैं अपनी बुक में देख पा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बुक में जो मैंने नोट्स बनाए हैं, कि यही है कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का मतलब जो निरूपण है वो असंभव है क्योंकि पता नहीं की जा सकती है। और वही है कि सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या है, 0 है। ये पूर्ण संख्या के बारे में इफेक्ट हो गया। तो संख्याएं कुछ नहीं है, बस समझना है भैया, और कुछ ज्यादा कुछ फंडामेंटल सिस्टम नहीं है। ये पूर्ण संख्या होगी, मैं इसको इरेज बाद में करूंगा। अगली संख्या देखते हैं। अगला जो पॉइंट मैंने पढ़ाने के लिए बोला है वो देखेंगे क्या कौन सा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। थोड़ा इस पॉइंट को समझने से पहले हम एक चीज और समझेंगे कि संख्याओं को समझने से पहले हम थोड़ी सी और संख्याएं जानेंगे। देखिए क्या होता है कि मैथ्स में बहुत तरीके की संख्याएं हैं और नवोदय विद्यालय के जो पेपर में कुछ ही संख्याएं आती हैं जो लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब समझ रहे हो कि वही बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी संख्या आ जाएगी, बाहर से आ जाएगा, कोई भगवान क्वेश्चन बना देगा, ऐसा कुछ नहीं। किताब में से सब कुछ आता है और वही संख्याओं में से आता है, लेकिन आता कुछ ही संख्याओं में से। अगला जो हमारा टॉपिक, अगली जो हमारी संख्या है वो इंपॉर्टेंट संख्या है, अभाज्य या ऋण संख्या। क्या है, अभाज्य या ऋण संख्या। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं अभाज्य या ऋण संख्या। ठीक है, क्या लिखूंगा, ऋण संख्या लिखूंगा। ऋण संख्या कैसे भी लिख लो भैया, समझ आना चाहिए, ऋण संख्या। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, अभाज्य और ऋण संख्या का। अब देखो, अभाज्य या फिर ऋण संख्या, मैं इनको कंफ्यूज नहीं करूंगा, हमने पहला वाला चैप्टर पढ़ लिया और पहली वाली संख्या क्लियर कर लिया। अभाज्य या फिर ऋण संख्या होती क्या है आखिरकार, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या है जो एक और उसी संख्या को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से पूर्णता विभाजित नहीं हो, ऋण संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वो ऋण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या है एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या है जो एक और उसी संख्या को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाती है, ऋण संख्या कहलाती है, प्राइम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या बताया। वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो पाती है वे क्या कहलाती हैं, ऋण संख्या कहलाती हैं। एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो एक और उसी संख्या को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ऋण संख्या कहलाती है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो लिख लेते हैं पहले। एक से बड़ी, अब देखो एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो स्वयं से और जो स्वयं से और एक से, क्या है, और एक से पूर्णता, क्या है, एक स्वयं से और एक से पूर्णता विभाजित नहीं हो। एक स्वयं से और एक से पूर्णता का मतलब होता है पूरी तरह, क्या है, पूरी तरह विभाजित ना हो,
वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ऋण संख्या कहलाती है। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल में लेते हैं। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और एक को छोड़कर दूसरी किसी भी दूसरी एक और स्वयं से छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह कहलाती है हमारी ऋण संख्या कहलाती है। अब थोड़ा हम समझेंगे कि मैं जो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्या कहने का मतलब था। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कोई संख्या है 2, क्या हमारी कोई संख्या यहाँ पर 2 है। अब दो को हम कौन कौन सी संख्या से भाग कर सकते हैं, तो इसको हम 2 को केवल 1 से भाग कर सकते हैं। मैं भाग करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 को हम 1 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, और 2 1 से यानी कि खुद से भाग होगा, 2 एकम 2। तो वही पूछा है कि एक से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से यानी कि जो 2 था स्वयं से और 1 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक है, पूरी तरह विभाजित ना हो, वो क्या होती है हमारी एक स्वयं से और 1 को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या हो जाती है हमारी ऋण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं 2/2 मैंने लिखा, 2/1 लिखा। अब एग्जांपल में एक चीज और लेता हूं, जैसे यहाँ पर संख्याएं 2 3 2 हो गई, 3 हो गई, 2 3 5 7 11। अब ये संख्याएं ये सभी ऋण संख्याएं, क्योंकि ये केवल 1 से भाग होती हैं और स्वयं से क्या होती हैं, 1 से भाग होती हैं और स्वयं से भाग होती हैं। क्या होता है, 1 से भाग होती हैं और स्वयं से होती हैं, और किसी अन्य संख्या से भाग ना हो, वो संख्या क्या होती है, ऋण संख्या कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल में अभी बताया कि 2 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 1 दूनी दूनी, और 2 को हम खुद से भाग कर सकते हैं, 2 एकम 2। तो ये हमारी ऋण संख्या है। ऐसे हम 3 ले लेते हैं, 3 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 1 तिया और 3/3, 3 एकम 3। तो ये सभी क्या है, ऋण संख्या है, जो खुद से भाग हो सकती हैं और 1 से भाग हो सकती हैं, दूसरी किसी अन्य संख्या से भाग नहीं हो सकती। अगर मैं कह दूं कि हम क्या करेंगे 2 3 5 7 11, अब मैं इसको भाग करना चाहूं, अब यहाँ पर ये संख्या होती है, लिमिटेड संख्या होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या है, अब मैंने ले लिया 12, तो क्या ये ऋण संख्या हो सकती है? अगर क्वेश्चन में आ जाए 12 क्या ऋण संख्या है, 12 क्या ऋण संख्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तो 2 से भी भाग हो जाएगी, 2 छक्के 12, और 12 3 से भी हो जाएगी, 3 चौके 12, 12 4 से भी हो जाएगी, 4 तिये 12, 12 6 से भी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12 12 से भी हो जाएगी, 12 1 से भी हो जाएगी। तो ये तो ऋण संख्या बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। ऋण संख्या वही होती है जो केवल 1 से भाग हो और स्वयं से भाग हो, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भाग ना हो, वह क्या होती है, हमारी ऋण संख्या होती है। अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी रखा है, ये संख्याएं सिर्फ 1 या फिर स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, या तो 1 से होंगी या तो खुद से होंगी, स्वयं से। अगला हमारा पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा क्या है, अर्थात अभाज्य संख्याओं के विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे क्या है हमारा, अर्थात अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो अगर आ भी जाए कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है, गुणनखंड वही होते हैं जिससे वो संख्या भाग हो सकती है। अब मान लीजिए कि मैं अगर आपको बताऊं कि हर बार जो अभाज्य संख्या है उनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, उसका कारण ये है कि वह संख्या एक तो खुद से भाग होगी और वो 1 से भाग होगी। जो संख्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई भी संख्या है 2, तो 2 को आपको 1 से भाग करेंगे, 1 दूनी दूनी, और 2 खुद से हो जाएगी, 2 एकम 2। तो हमारे जो गुणनखंड हुए, एक तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो जितने भी हमारी अभाज्य संख्या होती है उनके हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं, क्योंकि उनका कारण यही है कि क्योंकि वो 1 से भाग होती है और स्वयं से भाग होती है, ठीक है। तो ये गुणनखंड हुए, ये आप समझ लीजिए, थोड़ा ये पॉइंट था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या है, सबसे छोटी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डाल रहा हूं, सबसे छोटी, ये काफी बार क्वेश्चन आ गया है, अभाज्य संख्या क्या है, अब ये जान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सब अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? सबसे पहले अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले, आपका दोस्त ही आपसे पूछ ले कि मान लीजिए मेरे से पूछ ले कि अजय यार ये अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1 से होती है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत ही 2 से होती है, 2 3 5 7
11। अब आप बोलेंगे भैया ये आप ज्यादा से ज्यादा लिखे कैसे जा रहे हैं, आपको कैसे याद है? देखो याद जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वे केवल एक से भाग होती हैं और स्वयं से भाग होती हैं। अब मेरे को पता है कि दो किससे भाग हो जाएगा, एक तो एक से हो जाएगा, खुद से होगा। अब अगर मैं यहाँ पर दो के बाद सॉरी 3 लगाऊंगा, 3 भी एक से होगा, खुद से होगा। अगर मैं 4 लगा देता तो यहाँ गड़बड़ हो जाती, क्योंकि वो एक से भी हो जाता, खुद से भी हो जाता और 2 से भी हो जाता। 2 दूनी 4 होता है, तो वो तो होगा नहीं। तो ये होती है अभाज्य संख्या होती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी सबसे पहले 2 है, ठीक है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है हमारी, 2 है। और साथ ही अभाज्य अथवा ऋण संख्याएं भी अनंत होती हैं, ठीक है। ये भी क्या है, इनफाइनाइट जाती है। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कारण यही है कि वे अनंत जाती हैं, किसी को नहीं पता है उनका छोर कहां तक जाता है। तो ये थी हमारी अभाज्य या फिर ऋण संख्याएं, ठीक है। और आप एक और चीज नोट कीजिएगा कि केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है। अब आप बोलेंगे कि ये भैया सम संख्या कैसे होगी? देखिए जो संख्या 2 है वो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि वह संख्या मतलब निम्न में से कौन सी वह संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, ठीक है। देखो अब संख्या 2 को लेकर बहुत सारे कारण यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि अजय भैया आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा और मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया, इरेज हो गया। अब देखो संख्या जो 2 है, 2 क्या है? ये है सम संख्या हमारी, इसके बारे में समझ लो थोड़ा। ये क्या है? सम संख्या हमारी, ठीक है। अब ये 2 अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे छोटी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये 3 पॉइंट हो गए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। ये 3 पॉइंट है 2 के। ये 2 सम संख्या भी है, 2 अभाज्य संख्या भी है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। सॉरी, ये सम संख्या भी है, 2 अभाज्य संख्या, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। थर्ड हमारा जो पॉइंट हमारे नंबर इस 2 को, यानी कि जो संख्या है 2 को सबसे सुंदर बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है, वो ये बात है कि जो अभाज्य, जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? एक तो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, और देखिए सबसे छोटी भी है। केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। और सम संख्याएं बहुत सारी सम संख्याएं, लेकिन अभाज्य भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी जैसे रिसेंटली मैंने बताया कि अभाज्य संख्याएं की शुरुआत 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि ये एक और स्वयं से होती हैं, तो इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। मैंने अभी आपको बताया केवल 2 ही है। अब यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। अब सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या होती है। अब सम संख्या में आगे पढ़ाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इंपॉर्टेंट एक और है, अगर आपके पेपर में आ जाए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक के बीच कितनी, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है, कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया यहाँ पर 25। तो 25 टोटल ऐसी अभाज्य संख्या है जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में है। अब देख लो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी है? 25 है। अब यहाँ पर वो कौन कौन सी संख्या है उनको थोड़ा सा समझ लो भैया, क्योंकि इनको आपने समझ लिया तो आपका हो गया सब कुछ काम। समझ लो, देखिए देखो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगी, ठीक है। 13 के बाद 14 नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी और 16 भी नहीं होगी, 17 हो जाएगी। 13 के बाद 17 है, हाँ जी। 13 के बाद क्या है? 17 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी क्योंकि 2 से भाग हो जाती है, 20, 21, 3 से भाग हो जाती है, 7 से भी हो जाती है, 21, 22, 22 भी नहीं होगी, 23 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी, 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, 29 हो जाएगी। 23 के बाद क्या है? 29 ही है भैया, हाँ 23 के बाद 29 ही है। 29 के बाद 30 नहीं होगी, 31 हो जाएगी, 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 भी नहीं होगी, 36 भी नहीं होगी, 37 हो जाएगी,
38, 39, 40, 41, हाँ 41 हो जाएगी, ठीक है, 41, 42 और ये 43 हो जाएगी, 44, 45, 46, 47 हो जाएगी, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, बिल्कुल नहीं, 50 के बाद 51 हो जाएगी, 70 की एक कम ये भी होगी, 47 के बाद क्या देख लेते हैं क्या आएगी, 47 के बाद आ जाएगी हमारी 53 आ जाएगी, ठीक है, 53 के बाद 54 और 55, 56, 57 आ जाएगी, 57 के बाद हमारी आ जाएगी 58 और 57, 58, 59 आ जाएगी, ठीक है, 60 में होगी 61, 61 देख लेते हैं, 61 है क्या हमारी, 53 के बाद 59 है और 59 के बाद हमारी 61 हो जाएगी, ठीक है, 61 हो जाएगी, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये 67 हो जाएगी, ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब देखो आप ऐसी चुनिंदा संख्याएं लिखकर आप पता कर सकते हो, क्योंकि वे संख्याएं क्या होनी चाहिए, एक तो स्वयं से भाग हो रही हैं और एक खुद से, एक तो एक से हो रही है और खुद से जो संख्या भाग हो रही है वे सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 ऐसी वो संख्याएं हैं जो क्या हैं, 25 संख्याएं। ये जो संख्या आप देख रहे हो इनकी आप गिनती करोगे लास्ट में 1 से लेकर 100 तक, अभी मैंने पूरी लिखी नहीं है, तो टोटल आपकी कितनी संख्याएं बैठेंगी, तो बैठेंगी आपकी 25 संख्या बैठेंगी, तो 67 के बाद 71 आ जाएगा, और 71 के बाद क्या है हमारा, अब 73 है, 73, 79, ठीक है, 80 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 82 भी हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 84, 85, 86, 87, 88, 79 हो जाएगा, 89 आ जाएगा, 89 है, हाँ बिल्कुल है, 89 हो जाएगा, और 89 के बाद 90, 91, 92, 93, ये 97 हो जाएगा लास्ट हमारी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये टोटल 25 संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक के बीच में, जो आप इजीली लिखकर इसको ज्ञात कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, जो पॉइंट था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने कवर कराया। आप आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है अगला कॉन्सेप्ट। पूरा चैप्टर का निचोड़ करने वाले हैं आज के वीडियो में, चाहे वीडियो के कितने भी पार्ट बन जाए, वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको वीडियो 30 या फिर 40 मिनट का ही देखने के लिए मिलेगा। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चीजें आपको समझ आएंगी, बस बारीकी से वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। अगर ना समझ में आए ना, कह देना कि भैया अजय भैया समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर नोट्स धरे हैं नीचे, बार बार देखना पड़ रहा है। मैं इंतजाम करूंगा कि मेरे को यहाँ पर सामने रख के ऐसे करके पढ़ाना पड़े, झुकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे नोट्स नीचे रखे हैं, जो मैंने नोट्स स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे। तो हमारा क्या है,